नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन जुडिशियरी से जुड़ा हुआ। हम लोग बात करने वाले हैं जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद। आपको याद होगा कि पिछले साल हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, उनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। तब से लेकर ये मुद्दा विवाद में है ही कि क्या जजेस को रिटायर होने के बाद उनको कोई पोस्ट देनी चाहिए, उनको कोई पर्क्स मिलनी चाहिए या नहीं। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या रंजन गोगोई ऐसे एकमात्र जज है या किसी और जज के साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। तो एक एलैबोरेट डिस्कशन रहेगा, कुछ सवालों के साथ हमारा डिस्कशन एंड करेंगे क्योंकि बहुत जरूरी सवाल है इंडियन जुडिशियरी से जुड़े हुए, जिसके जवाब हमें जानना बहुत जरूरी है। तो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं राहुल साई 222 पे, मेरा फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का आईडी सेम है। स्टडी आईक्यू हैज ब्रॉट कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज डाउनलोड करें ऐप गूगल प्ले स्टोर से। देखिए, पुरानी खबर के बारे में बात करते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि पिछले साल मार्च में हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, उनको नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा में। और जैसे ही नॉमिनेशन अनाउंस किया गया, उसके बाद काफी ज्यादा डिबेट हुई, काफी चर्चा हुई, बहुत सारे सवाल भी उठाए गए। उनके ब्रेदरन जजेस खुद ही काफी क्रिटिसाइज कर रहे थे इन सारे डेवलपमेंट्स को। देखिए क्यों हुआ था ये। अगर हम लोग बात करें रंजन गोगोई की, जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट केसेस के ऊपर डिसीजन दिया था। वो खुद सुप्रीम कोर्ट बेंच में थे, जैसे कि अयोध्या राम जन्मभूमि का जो केस था, ही वॉज देयर। असम एनआरसी से जुड़ा हुआ केस था, ही वॉज देयर। सबरीमाला केस, जो रफाल के ऊपर सवाल उठाए गए थे, रफाल डील जो है इंडिया और फ्रांस के बीच, उसके ऊपर सवाल उठाए गए थे, उस बेंच में भी रंजन गोगोई थे। तो सवाल इसलिए उठे थे कि क्या कोई क्विड प्रो को है, यानी कि क्या उन्होंने सरकार की तरफ से डिसीजन दिया और सरकार ने उनको ये पोस्ट दिया, इस तरह की बातें हो रही थी। इनफैक्ट बहुत सारे जजेस ने भी इसको क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारे साथ ऐसा हो, इफ आई एम नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, देन आई वुडंट एक्सेप्ट इट। आर्गुमेंट ये था कि जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तीनों के बीच सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए। तो जुडिशियरी के जो भाग है, उन्हें लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं बनना चाहिए। तो एक सवाल जरूर उठ जाता है। देखिए, हम यहां पे सबसे पहले जवाब देंगे, क्या रंजन गोगोई ऐसे एकमात्र जज थे या पहले भी हो चुका है। अगर इसका जवाब हमें लेना है तो केवल रंजन गोगोई नहीं है, इनफैक्ट बहुत सारे जजेस को पोस्ट दिए गए हैं। लेकिन रंजन गोगोई को के ऊपर क्यों इतना ज्यादा डिबेट हुआ? क्योंकि इट वॉज अ राज्यसभा सीट। तो ऐसा बहुत ही रेयर हुआ है कि राज्यसभा सीट दी गई है जजेस को। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे पोस्ट जरूर मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें 1999 से अभी तक अराउंड 103 सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हुए हैं, और इन 103 में से 73 जजेस, मतलब ऑलमोस्ट 70% ऑफ जजेस जो हैं, उन्हें कोई ना कोई पोस्ट दी गई है उनकी रिटायरमेंट के बाद। तो केवल गोगोई नहीं है, बहुत सारे जजेस के साथ ऐसा हो चुका है कि उन्हें अपनी रिटायरमेंट के बाद कोई पोस्ट दी गई है। जैसे कि समझ लीजिए एनएचआरसी का चीफ बनाया गया है, किसी ट्राइब्यूनल का चीफ बनाया गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सब चीजों से एक सवाल जरूर उठ जाता है। देखिए, जजेस के ऊपर इतना फोकस क्यों है? हम लोग हमेशा बात करते हैं जुडिशियल इंडिपेंडेंस की, राइट? तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग जानते हैं कि जजेस खुद ही अपने आप को अपॉइंट करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम है। तो उनके रिटायरमेंट के बाद क्यों सरकार उनको अपॉइंट करे, इसके ऊपर सवाल उठ जाता है। तो एक सवाल जरूर है कि क्या वंस अ जज ऑलवेज अ जज कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि जज का ऐसा ओहदा है, जब वो ऑफिस में होते हैं, यानी कि जब वो ऑलरेडी जज है, तो हम लोग कहते हैं कि उन्हें पॉलिटिकल फंक्शंस में नहीं जाना चाहिए, पॉलिटिकली अलाइन नहीं होना चाहिए, पॉलिटिशियन के साथ ज़्यादा दिखना नहीं चाहिए अपनी नॉर्मल लाइफ में भी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब बातें ज़रूर होती है, क्योंकि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन हो जाए, पॉलिटिशियन के साथ दिख जाए, तो ऐसा हो सकता है कि बायास्ड जजमेंट दे, राइट? तो इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके ऑफिस छोड़ने के बाद भी क्या वो एक नॉर्मल इंसान की तरह, यानी कि अगर मैं और आप जैसे नॉर्मली रिटायर हो जाए, तो वी डू वट एवर वी वॉन्ट, राइट? डू जजेस हैव द सेम राइट, और शुड जजेस हैव द सेम राइट और नॉट? ये सवाल जरूर उठ जाता है, राइट? तो चलिए सबसे पहले लीगल बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बात करते हैं। देखिए, अगर हम लोग संविधान की बात करें तो संविधान में कोई लिमिटेशन नहीं है। देखिए, छोटे से लिमिटेशन है, जैसे कि आर्टिकल 124 में क्लॉज 7 है, अगर कोई इंसान सुप्रीम कोर्ट का जज है तो वो किसी और कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकते हैं। इंडिया में किसी भी कोर्ट में दे कैन नॉट प्लीड, यानी कि वो लॉयर नहीं बन सकते हैं, किसी अथॉरिटी के सामने भी वो लॉयर या एडवोकेट
का प्रोफेशन नहीं फॉलो कर सकते। इसके अलावा आर्टिकल 220 की बात करें, अगर कोई परमानेंट जज रह चुका है किसी हाई कोर्ट का, समझ लीजिए कि कर्नाटका हाई कोर्ट का कोई परमानेंट जज रह चुका है, तो ही और शी कैन नॉट प्लीड इन फ्रंट ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, बट दे कैन प्रैक्टिस और प्लीड इन फ्रंट ऑफ अदर हाई कोर्ट्स एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब लिमिटेशन है। इसके अलावा कोई लिमिटेशन नहीं है कि उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको कोई पोस्ट दी जाए या नहीं दी जाए। तो इट इज वेरी मच ओपन, लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है। तो अब सवाल ये उठ जाता है कि अपॉइंटमेंट्स किस तरह से हुए। देखिए मैंने आपको नंबर बताया, 1999 से लेकर अभी तक 103 जजेस रिटायर हो चुके हैं, उसमें से 73% को असाइनमेंट ऑलरेडी दी गई है। तो किस तरह की असाइनमेंट दी है, अगर हम लोग देखें उन 73 में से 65 लोगों को जल्द से जल्द असाइनमेंट दी गई, यानी कि जैसे रिटायर हो जाए उस रिटायरमेंट के 3 साल के भीतर ही उनको कोई नई पोस्ट दी गई है। और उसमें से 62 लोगों को इस तरह की अपॉइंटमेंट है जहां पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है या फिर गवर्नमेंट से है अपॉइंटमेंट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव अ से इन द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिटायर्ड जज। तो इससे हम लोग एक सवाल जरूर उठा सकते हैं कि गवर्नमेंट इज नाउ इंटरवीनिंग विद द जुडिशरी। देखिए अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो कहां अपॉइंटमेंट होती है। आपको अभी लग रहा होगा कि अपॉइंटमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आपको लग रहा होगा कि नहीं होनी चाहिए। देखिए इसके दो पहलू हैं, एक बैलेंस्ड आंसर चाहिए यहाँ पे कि इंडिया में जजेस की शॉर्टेज है, तो जो रिटायर्ड जजेस हैं उनके पास काफी ज्यादा अनुभव है, तो उस अनुभव को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। रिटायर होते हैं 60 to 65 पे, राइट, तो हम लोग और कम से कम 5 to 10 years वी कैन यूज दैट एक्सपीरियंस। तो दोनों पहलू है, अपॉइंटमेंट होना भी चाहिए, लेकिन क्या इतनी जल्द अपॉइंटमेंट होना चाहिए, कहां पे अपॉइंटमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब सवाल जरूर है। देखिए अगर हम लोग अपॉइंटमेंट की बात करें तो वेयर आर दे अपॉइंटेड। देखिए कुछ विवादास्मक अपॉइंटमेंट जरूर हुए, जैसे कि पी सदाशिवम का हुआ था। पी सदाशिवम भी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उन्हें गवर्नर की पोस्ट दी गई, अभी फिलहाल गवर्नर ऑफ केरला है। रंजन गोगोई के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, उनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया। तो ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप के अपॉइंटमेंट्स थे जिनके ऊपर बहुत सवाल उठाए गए थे, क्योंकि नाउ these judges after retirement they are now somehow involved in the politics, right? इसके अलावा अगर हम लोग देखें अपॉइंटमेंट जहां पे जरूरत है काफी, मैंने आपको बताया कि इंडिया में मैन पावर की शॉर्टेज है, जजेस की भी शॉर्टेज है, तो इनका अनुभव काफी हद तक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकायुक्ता जो एंटी करप्शन बॉडी है वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जजेस को अपॉइंट भी किया गया था, जैसे कि पीपी नावलेकर, सुदर्शन रेड्डी एग्जाम्पल्स है जिनको लोकायुक्तास बनाया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे जजेस जिनको लोकायुक्ता बनाया गया है, हाईकोर्ट जजेस भी रह चुके हैं। इसके अलावा ट्राइब्यूनल्स जो होते हैं वहां पे जजेस आर वेरी मच नीडेड और वहां पे अपॉइंटमेंट भी होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि यहां पे गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। बहुत सारे एग्जांपल्स है, एसजे मुखोपाध्याय, बीएन श्रीकृष्ण, अगर आपको याद होगा बीएन श्रीकृष्णा कमिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी भी थी एक। आंध्र प्रदेश बाइफर्केशन के इसमें भी उन्होंने काफी सारे रिकमेंडेशन दी थी। इसके अलावा बहुत सारे जजेस को अपॉइंट किया गया है ट्राइब्यूनल्स में। इसके अलावा अगर हम लोग देखें वाटर ट्राइब्यूनल में भी जजेस की जरूरत पड़ती है और हमने देखा कि बहुत सारे जजेस को वाटर ट्राइब्यूनल में भी डाला गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एडहॉक कमिटीज जो होती है, देखिए गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटीज और कोर्ट अपॉइंटेड कमिटीज में भी डाला गया है रिटायर्ड जजेस को। बहुत ही फेमस है जीटी नानावती, 2002 के गोधरा इन्वेस्टिगेशन में जीजी नानावती कमीशन वाज देयर, वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन। इसके अलावा और भी काफी जजेस थे। अगर हम लोग बात करें कोर्ट अपॉइंटेड, आपको याद होगा रिसेंटली आरएम लोधा कमिटी थी जिन्होंने बीसीसीआई रिफॉर्म्स के ऊपर बातचीत की थी। इसके अलावा एचएस बेदी कमीशन थी। इसके अलावा बात कर सकते हैं अमितावा रॉय कमीशन जिन्होंने प्रिजन रिफॉर्म्स के ऊपर बात की थी। तो कोर्ट मैंडेटेड कमीशंस और कमिटीज भी रह चुकी है, यानी कि अपॉइंटमेंट वेरिड जगह पे हो चुकी है, ट्राइब्यूनल्स में हो चुकी है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटीज में हो चुकी है, कोर्ट अपॉइंटेड कमिटीज में हो चुकी है, और कुछ आउटलायर्स भी रह चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे जजेस हैं जिनको पोस्ट अगर दी जाए तो वो मना कर चुके हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें फेमस जजेस की, जे चेलामेश्वर एनजैक बेंच पे थे, जिन्होंने एनजैक का डिसीजन दिया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और उस डिसीजन में 4-1 से वर्डिक्ट दिया गया था कि एनजैक थ्रेटन्स द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और वो एक डिसेंटिंग वोट था जे चेलामेश्वर का। और जे चेलामेश्वर एक प्रोपोनेंट थी कि रिटायरमेंट के बाद जजेस को कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं लेनी चाहिए। तो बहुत सारे जजेस जो हैं रिटायरमेंट के बाद ऑन प्रिंसिपल वो कहते हैं कि वी डू नॉट वांट एनी गवर्नमेंट पोस्ट, तो दे गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन
और प्राइवेट प्रैक्टिस अब्रॉड एटसेट्रा, या फिर कोई असाइनमेंट लेते नहीं है, दे सिंपली रिटायर। या फिर कुछ ऐसे जजेस हैं जो गो इनटू द इंटरनेशनल जुडिशरी। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट चले आते हैं, AK सिकरी, मदन बी लोकुर है, और आपको याद होगा दलवीर भंडारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है दलवीर भंडारी। तो वी ऑल नो अबाउट दीज जजेस। तो बहुत सी वेरिड जगह पे अपॉइंटमेंट जरूर होता है, लेकिन इन अपॉइंटमेंट्स के ऊपर एक सवाल जरूर उठ जाता है। मैंने आपको कहा था कि शुरुआत में, डिस्कशन की शुरुआत में, कि कुछ सवाल हैं जिनके हमें जवाब बहुत जरूरी है जानना। चलिए सवालों पे बात करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि अगर हम लोग पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट दे रहे हैं जजेस को, क्या उससे जुडिशरी के ऊपर इफेक्ट हो रहा है? क्या उससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर इफेक्ट हो रहा है? तो अगर हम लोग बात करें, दोनों पहलू हैं। हम लोग कह सकते हैं यस भी और हम लोग कह सकते हैं नो भी। देखिए, अगर यस कहना है, क्लासिक एग्जाम्पल है रंजन गोगोई का जो डिस्कशन कर चुके हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे कि उन्होंने अपने रिटायरमेंट से बस कुछ ही दिन पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस दे दिए थे। तो इससे एक सवाल जरूर उठ जाता है कि कोई क्विड प्रो को है क्या? तो इस चीज से बिल्कुल जुडिशरी एडवर्सली इफेक्ट होता है, जुडिशरी के ऊपर सवाल उठ सकते हैं, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर सवाल उठ सकते हैं। लेकिन नो भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए, अगर एक जज है, अगर उनको कोई कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाए, इससे हमारा दूसरा सवाल भी जुड़ जाता है कि शुड देयर बी सम कूलिंग ऑफ पीरियड। तो अगर ऐसा कोई कूलिंग ऑफ पीरियड हो तो हम लोग नो कह सकते हैं कि एडवर्सली इंपैक्ट नहीं करेगा बहुत हद तक। बहुत से कमीशंस ने, बहुत से पॉलिटिशियंस ने रिकमेंडेशन दी है, जैसे अरुण जेटली जो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं पहले, तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा था कि जजेस को कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड जरूर होना चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब समझ लीजिए, मैं आज रिटायर हो गया, आई एम अ सुप्रीम कोर्ट जज एंड आई रिटायर टुडे, तो आज से लेकर 1 साल 2 साल 3 साल जो भी कूलिंग ऑफ पीरियड डिसाइडेड रहेगा, तब तक मैं कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं ले सकता, राइट? तो कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद आप अपॉइंट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह के रिकमेंडेशंस आ चुके हैं। या फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया दी थी जस्टिस RM लोधा ने। जस्टिस RM लोधा ने बात की थी पेंशन के बारे में, क्योंकि देखिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन शुरू हो जाती है, राइट? तो अगर जज रिटायर हो चुके हैं और एक और गवर्नमेंट पोस्ट मिल रही है जहां से उनको और पर्क मिल रहे हैं, तो क्या उनको पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं? इसके ऊपर सवाल जरूर उठा सकते हैं। इनफैक्ट RM लोधा का यह सवाल था कि रिटायरमेंट के बाद अगर कोई अपॉइंटमेंट ले रहा है, क्या उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं? देखिए, उन्होंने कहा कि जजेस को एक विकल्प दे। विकल्प कैसा? या तो आप एक गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट लीजिए, या तो आप पेंशन लीजिए। अगर आप पेंशन को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट पोस्ट नहीं मिलेगी, अगर आप गवर्नमेंट पोस्ट को ऑप्ट कर रहे हो तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, राइट? तो वाइस वर्सा, इट डज मेक सेंस ऑल्सो। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले, जब भी रिटायर होने वाले हैं, कुछ महीने पहले आप जज से पूछिएगा कि आप रिटायरमेंट चाहते हैं, पेंशन चाहते हैं, या आप गवर्नमेंट पोस्ट चाहते हैं, तो लेट देम डिसाइड। इनफैक्ट सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इन सब रिकमेंडेशंस के बावजूद एक सवाल जरूर उठता है कि अगर हम लोग पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो सवाल उठना चाहिए कि कौन करेगा? क्या गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए? अगर गवर्नमेंट के हाथ में है तो उस जज के आखिरी कुछ सालों को इन्फ्लुएंस कर सकती है सरकार। गवर्नमेंट पोस्ट मतलब पोस्ट रिटायरमेंट गवर्नमेंट पोस्ट की एल्यूरमेंट में जजमेंट उनके फेवर में करा सकती है, कुछ इस तरह की डेवलपमेंट हो सकती है। तो क्या जुडिशियरी का कोई रोल होना चाहिए पोस्ट रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट भी? इसके ऊपर भी सवाल उठ जाता है। तो इन सब चीजों पे बहुत जरूरी है, क्लैरिटी होनी चाहिए, एक नेशनल डिबेट होना चाहिए जहां पे बिल्कुल जुडिशियरी शुड बी इन्वॉल्व, गवर्नमेंट शुड बी इन्वॉल्व, अन्य स्टेक होल्डर शुड ऑल्सो बी इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल मी एंड यू सिटीजन शुड बी इन्वॉल्व, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन्वॉल्व। एक नेशनल डिबेट के बाद इन सारे सवालों का जवाब चाहिए ताकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस थ्रेटन ना हो, क्योंकि जुडिशरी इज द सेवियर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल independence is of utmost importance. I hope we get the answers soon. That's it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.